कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में आज हमारे 4 जवान शहीद हुए। यह ऑपरेशन अब भी चल रहा है। मुमकिन है यह आतंकवादी पाकिस्तान से लगी सरहद लांघ कर भारत में दाखिल हुए हों। इस साल अब तक सरहद से घुसपैठ के 50 मामले अब तक नोटिस में आ चुके हैं। जाहिर है पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, तो फिर आखिरकार घुसपैठ के इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए, इसका जवाब हम आपको बताने की कोशिश कर सकते हैं। इसका जवाब बन सकता है एक नया रखवाला। जी हां, 2 महीने के बाद भारत पाकिस्तान से लगी 740 किलोमीटर लंबी एलओसी पर इन रखवालों को तैनात किया जा सकता है। ये रखवाले घुसपैठियों का काल बन सकते हैं और 24 घंटे सरहद की निगरानी में लगे अनगिनत भारतीय फौजियों को राहत दे सकते हैं। चिलचिलाती धूप हो या फिर कड़ाके की सर्दी, एलओसी की निगरानी हमारे फौजियों का धर्म और कर्म है। लेकिन क्या कभी सोचा है 740 किलोमीटर लंबी इस सरहद की पल पल की निगरानी मुमकिन है भी या नहीं? वो भी तब जब हमारा पड़ोसी ईमानदार ना हो, वो इस सरहद को लांघकर आतंकवादियों की पूरी पलटन भेजने की फिराक में रहता हो। एलओसी इसका मतलब हम समझते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, लेकिन ये लाइन ऑफ कंट्रोल भारत के लिए हमेशा से लाइन ऑफ फायर रही है। यूं तो 1972 में ही तय हो गया था कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है और इस लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ पाकिस्तान को रहना है, यहाँ हिंदुस्तान को रहना है। इस लक्ष्मण रेखा को पाकिस्तान ने कभी माना नहीं और गाए बगाए वो हमेशा यहाँ से घुसपैठ कराता रहा। सेना फायरिंग करती है और फायरिंग की आड़ में आतंकी घुसपैठ करते हैं। इसीलिए एलओसी को अभेद्य किला बनाने की चुनौती हमेशा ही हिंदुस्तान के सामने खड़ी रही है। और अब इस सरहद पर तैनात होने वाला है रखवाला, वो बटालियन जिनका लहू नहीं बहेगा, जिनकी नजरों से उस पार की ओर से आने वाला एक तिनका भी नहीं बचेगा। जी हां, भारत ने 740 किलोमीटर लंबी एलओसी पर रिमोट कंट्रोल से चलने वाली मशीन गन तैयार करने का फैसला किया है। रिमोट कंट्रोल से चलने वाली मशीन गन, यानी वो मशीन गन जिसे चलाने के लिए सरहद पर कोई फौजी नहीं चाहिए। कोई फौजी उस मशीन गन को हाथ में लेकर निशाना नहीं साधेगा, बल्कि सरहद से दूर एक कंट्रोल रूम में बैठे फौज के निशानेबाज वहीं बैठे बैठे हुक्म देंगे और मशीन गन आग उगलना शुरू कर देगी। सरहद लांघने की कोई भी कोशिश नाकाम कर दी जाएगी। घुसपैठिए इस मशीन गन के साथ लगी तीसरी आंख से बच नहीं पाएंगे। जरा सी हरकत होते ही ढेर कर दिए जाएंगे और घुसपैठियों की गोली से हमारे जवानों का बाल भी बांका न होगा। टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उसका फायदा उठाना चाहिए। तो ये जरूर है कि इन्फिल्ट्रेशन अभी तक कम हो गई थी, मगर हाल ही में थोड़ी बढ़ने लग गई है। तो हमारे जवान माहिर बहुत हैं। सूत्रों के मुताबिक इस साल के अंत तक सेना एलओसी पर यह मशीन गनें तैनात कर देगी। एलओसी में घुसपैठ का सबसे ज्यादा खतरा पीर पंजाल के उस इलाके में रहता है जो जम्मू और कश्मीर घाटी को बांटता है। बताया गया है कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाली मशीन गन के पहले मॉडल की टेस्टिंग भी सेना ने शुरू कर दी है। ये टेस्टिंग अखनूर सेक्टर में हो रही है। सूत्रों के मुताबिक रिमोट कंट्रोल से चलने वाली मशीन गन की टेस्टिंग के नतीजे अच्छे हैं। ये मशीन गन बॉर्डर पर तैनात जवानों के कवच का काम करेंगी, साथ ही घुसपैठियों का काल बन जाएंगी। बताया गया है कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाली मशीन गन भारत में ही विकसित की गई है। इस मशीन गन में इंफ्रारेड सेंसर लगे हैं। ये इंफ्रारेड सेंसर अपने सामने इंफ्रारेड किरणों का एक ग्रिड तैयार करते हैं। ये ग्रिड एलओसी की कटीली बाड़ के आगे 80 मीटर तक के इलाके पर फैल जाएगा। जैसे ही उस 80 मीटर के दायरे में कोई भी मूवमेंट होगा, मशीन गन में लगा सेंसर उसे पकड़ लेगा। बताया गया है कि ये सेंसर मशीन गन से जुड़ा हुआ है और मशीन गन में एक कैमरा भी है। ये कैमरा रात में भी देख सकता है। ये कैमरा लाइव तस्वीरें अपने पीछे बंकर में बने वर्क स्टेशन पर बैठे कमांडर को भेजेगा और जैसे ही इंफ्रारेड सेंसर के ग्रिड में कोई आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश में दाखिल होगा, बंकर के भीतर अलार्म बजेगा और खुद ब खुद ये मशीन गन उस आतंकवादी को टारगेट पर ले लेगी। ये गन और उसका कैमरा उस आतंकवादी को किसी भी सूरत में नजरों से ओझल नहीं होने देगा। अब इंतजार बस बंकर में बैठे भारतीय फौज के कमांडर का होगा। अगर कमांडर तस्वीरें देखकर ये तय कर लेगा कि ये घुसपैठिया भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश में है, तो बस उसे एक बटन दबाना होगा। ये मशीन गन खुद ब खुद आग उगलेगी और उस घुसपैठियों को निशाने पर लेकर ढेर कर देगी।
इस मशीन गन को यूं ही सरहद का अचूक रखवाला नहीं कहा जा रहा है। कई मायनों में ये बेहतरीन खूबियों से भरपूर है। इसमें लगा कैमरा घुसपैठिए को देख लेता है और रिमोट कंट्रोल से चलने वाली ये मशीन गन उसे शर्तिया ढेर कर देती है। साथ ही साथ इसके स्टैंड को ऊपर या नीचे भी किया जा सकता है। कई मायनों में ये मशीन गन है सचमुच अद्भुत रखवाला। आदमी को बचाओ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, ज़्यादा कारगर हो जाए। और जो आदमी की लिमिटेशन है, रात को वो देख नहीं सकता है, पूरी जगह जाके पेट्रोलिंग नहीं कर सकता है 24 घंटे, तो इस करके टेक्नोलॉजी और अनमैन्ड जो सिस्टम्स हैं वो उसकी जगह ले सकते हैं। फौज दरअसल अपने शुरुआती टेस्ट स्टेन गन पर कर रही है, जिसके नतीजे अच्छे आए हैं और अब तैयारी लाइट मशीन गन को टेस्ट करने की है। बताया गया है कि अगले 2 महीनों के भीतर एलओसी की निगरानी का जिम्मा रिमोट कंट्रोल से चलने वाली इन मशीन गन्स के जिम्मे आ सकता है। ये गन कई परिस्थितियों में खासी कारगर हैं, जैसे डेड ग्राउंड, यानी वो इलाके जो फौजियों की नजरों में पूरी तरह से कैद नहीं हो पाते, जिनकी निगरानी मुश्किल है, या फिर वो इलाके जिनकी पैदल निगरानी करना या वहां गश्त लगा पाना संभव नहीं। ऐसे इलाकों में ही घुसपैठ की सबसे ज्यादा आशंका रहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच 740 किलोमीटर लंबी एलओसी का 550 किलोमीटर इलाका कंटीली बाढ़ से घिरा हुआ है। ये बाढ़ भारत ने बनवाई है और ये भारतीय इलाके में करीब 150 गज भीतर बनाई गई है। कंटीली बाढ़ बनाने का उद्देश्य पाकिस्तान से आतंकवादियों और हथियार या ड्रग्स के स्मगलर की घुसपैठ को रोकना था। एलओसी पर कंटीली बाढ़ दरअसल दोहरी बाढ़ है और इसकी ऊंचाई 8 से 12 फीट की है। इसमें हर वक्त बिजली दौड़ती रहती है और इसमें जगह जगह मोशन सेंसर्स लगे हैं, यानी बाढ़ के आसपास होने वाली हलचल की खबर फौज को लग जाती है। इसके अलावा बाढ़ के आसपास थर्मल इमेजिंग डिवाइस, यानी शरीर से निकलने वाली गर्मी को पकड़कर घुसपैठिए का पता लगाने वाले उपकरण भी लगे हैं। बाढ़ पर फ्लड लाइट और अलार्म भी हैं। अलर्ट मिलते ही भारतीय फौज का गश्ती दल उस इलाके में पहुंच सकता है। कंटीली बाढ़ के बीच के इलाके में भी भारत ने बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद हर साल सैकड़ों आतंकवादियों को उस पार से घुसपैठ करवाने की कोशिश की जाती है। उम्मीद है कि अब रिमोट कंट्रोल वाली मशीन गन लगने के बाद ये कोशिशें खत्म हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आखिर सेना को इस रखवाले यानी रिमोट से चलने वाली इस मशीन गन की जरूरत क्यों पड़ी, और इसका जवाब है सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और आतंकी हमले। बीते 3 सालों में सीमा पार से हुई घुसपैठ के बारे में और जानकारी के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी प्रवीण तिवारी के पास। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर लगातार घुसपैठ की कोशिशें होती रहती हैं। पाकिस्तानी सेना फायरिंग करती है, उसकी आड़ में कई आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि हाल के दिनों में किस तरह की या हाल के सालों में किस तरह से घुसपैठ की कोशिश हुई है। 2013 की बात करें तो घुसपैठ के 91 मामले सामने आए। इन मामलों में 280 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की और 150 आतंकी इसमें ढेर कर दिए गए। ये 2013 की बात हुई। 100 आतंकी घुसपैठ में कामयाब हो गए। ये एक बड़ी चुनौती हमेशा से भारतीय सेना के सामने रहती है। घुसपैठ के 65 मामले 2014 में देखने को मिले। 2014 में अगर बात करें तो 225 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की और इनमें से 150 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया, ढेर करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन 65 से ज्यादा आतंकी भारतीय सीमा में तब भी घुसने में कामयाब हो गए। हम आपको साथ ही साथ ये भी बताते चल रहे हैं कि किस तरह आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब भी हो जाते हैं। और अगर इस साल की बात करें यानी 2015 की, तो अब तक घुसपैठ के 50 मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों में 40 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ की कोशिश में मारे गए हैं अभी तक। और अगस्त में पाकिस्तान से आए 2 आतंकी जिंदा गिरफ्तार भी किए गए, नवेद, जिनमें से एक है, आपको याद होगा ये ताजा घटना है। इसी तरह कई आतंकी लगातार घुसपैठ की कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन अब हमारे पास होगा एक ऐसा रक्षक जो इस घुसपैठ को भी नाकाम करेगा, यानी कोई भी आतंकी भारतीय सीमा में घुस ना पाए, इसे सुनिश्चित करेगा। तो ये तो ही बात उस वजह की जिस वजह से इस रखवाले को यानी इस मशीन गन को, ऑटोमेटिक मशीन गन को बॉर्डर पर एलओसी पर डिप्लॉय करने की तैयारी भी अगले 2 महीनों में हो सकती है। आपको याद होगा आपके अपने चैनल यानी IBN 7 पर पॉजिटिव न्यूज शो जो आता है शाबाश इंडिया, उसमें भी हमने आपको एक ऐसी ही बंदूक दिखाई थी। वो बंदूक जो देश की सरहदों की अकेले हिफाजत कर सकती है।
मतलब यह है कि अगर ये बंदूक सरहदों पर तैनात होगी तो सेना के किसी जवान को वहां पर रहने की जरूरत नहीं है। फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट से इस बंदूक को ऑपरेट किया जा सकता है। ये कमाल की बंदूक बनाई है वाराणसी के एक होनहार ने। आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। फेसबुक ने हमारी दुनिया को हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर समेट दिया है। बस माउस का एक क्लिक और दुनिया आपके सामने। लेकिन क्या फेसबुक के जरिए मुल्क की सरहद की हिफाजत भी की जा सकती है? क्या फेसबुक के जरिए दुश्मन पर गोलियां बरसाई जा सकती हैं? क्या फेसबुक के जरिए हम बना सकते हैं वर्चुअल प्रहरी? एक ऑटोमेटिक सेंसर गन है। इसकी खास बात यह है कि जैसे बॉर्डर पे जैसा कि देखते हैं हम लोग कि दुश्मन जो है वो सीज़ फायर का उल्लंघन करते रहते हैं और इसमें हमारे जवान जो शहीद होते हैं, हमारे जवान शहीद ना हो और सुरक्षित रह करके दुश्मनों का सामना करे, इस चीज़ को सोच करके हमने इस मशीन को डिज़ाइन किया है। वाराणसी के रहने वाले श्याम चौरसिया के पास ना तो कोई डिग्री है और ना ही वो किसी सरकारी एजेंसी से ताल्लुक रखते हैं। और तो और श्याम ने कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा। लेकिन इसके बावजूद श्याम ने जो कर दिखाया है उसने चीन और पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। श्याम के बनाए इस अजूबे को अगर आसान भाषा में समझाएं तो आपके सामने है फेसबुक से चलने वाली गन। सबसे जो बड़ी खास बात है वो यही है कि जो हमारे सेना के जवान बॉर्डर पे दिन रात तैनात रहते हैं वो सेफ जगह से बैठे बैठे दुश्मनों का सामना कर सकेंगे। जैसे इस गन में हमने ह्यूमन बॉडी सेंसर, मोशन सेंसर लगाया हुआ है जो दुश्मन को देखते ही उन पर अटैक कर देता है। श्याम का इरादा नेक था लेकिन इस मकसद को हासिल करना आसान नहीं था। श्याम ने अपने सर्किट के जरिए गन को फेसबुक से तो कनेक्ट कर दिया, लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये पता कैसे चलेगा कि कोई दुश्मन घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। इस उलझन को सुलझाने के लिए श्याम ने अपनी गन पर एक कैमरा लगाया है। किसी भी हरकत की आहट होते ही गन का कैमरा ऑन हो जाता है और हजारों किलोमीटर दूर अपने हेडक्वार्टर को तस्वीर भेज देता है। उसके बाद बस एक क्लिक और फिर इस मशीन में ह्यूमन सेंसर लगाया गया है, मोशन सेंसर है। अब जैसे आप इस मशीन को इंस्टॉल करना है, आप सोलर से अटैच करके इसे बॉर्डर पे रख दीजिए। बॉर्डर पे रखने पे आप इसे ऑन करके बॉर्डर पे रख दीजिए। जैसे ही कोई दुश्मन अपनी तरफ बढ़ता है, जैसे अभी मॉडल में जो सेंसर का रेंज है वो तकरीबन 20 से 25 मीटर का है, इसको और बढ़ाया भी जा सकता है। आप सिस्टम को बॉर्डर पे रख दीजिए। ये सामने से अपनी तरफ बढ़ते हुए व्यक्ति को देखते ही जैसे ये मतलब सेंसर के अंडर में आएगा, ये तुरंत उसको शूट करने का काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मोबाइल सिग्नल का शहरों में बुरा हाल है तो हमारे बॉर्डर पर इस गन को लगातार सिग्नल कैसे मिलेगा? इस मुश्किल का हल भी श्याम ने निकाल लिया है। श्याम ने इस गन में एक ह्यूमन सेंसर लगाया है। घुसपैठ की किसी भी कोशिश को भांपते ही ये सेंसर गन को सिग्नल भेजता है और गन से फायरिंग शुरू हो जाती है। अभी इसका हमने एक चलता फिरता मॉडल तैयार किया है और अगर इस तरह की चीज़ें बनाई जाए तो जैसा कि इसका ये किस तरह से फंक्शन आप लोगों ने देखा किस तरह से ये काम करता है, अगर सोचा जाए तो अगर इस तरह की चीज़ें अगर हमारे देश में हो तो हमारे जवान जो बॉर्डर पे शहीद होते हैं वो बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि हमारे जवान जब बॉर्डर पे रहेंगे नहीं, बॉर्डर पे रहेंगे सिर्फ इस तरह की मशीनें जिन्हें ऑपरेट करेंगे हमारे सेना के जवान, वो भी सुरक्षित स्थान से बैठे बैठे। लेकिन क्योंकि हम इसे पूरी तरह से अभी बना नहीं सकते क्योंकि अभी एक मॉडल है, लेकिन अगर हमने इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा है, अभी कोई जवाब तो नहीं आया है, लेकिन अगर हमें सहयोग मिला तो हम ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो हमारे देश के जवानों की सुरक्षा के लिए एक अच्छी मशीन हो सकती है। श्याम ने इस गन को कबाड़ से बनाया है जिसे बनाने की कुल लागत 3,500 रुपए के आसपास की थी। ये गन अभी एक बेहद बेसिक मॉडल है, लेकिन श्याम का मानना है कि अगर सरकारी मदद मिले तो इस गन को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। अब कुछ और खबरें।
ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा गांव में गौमांस खाने की अफवाह के बाद बुजुर्ग अखलाक की हत्या को हफ्ता भर हो चुका है, लेकिन पूरे इलाके में तनाव घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है और इसकी बहुत बड़ी वजह नेताओं की बयानबाजी है। अखलाक का परिवार लगातार गुहार लगा रहा है कि इस मुद्दे पर सियासत ना की जाए, लेकिन हमारे नेता हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे। एक के बाद एक भड़काऊ बयान और एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलने का दौर लगातार आज भी जारी है। चलिए आपको दिखाते हैं बिसाहड़ा कांड पर नेताओं के ये सियासी बोल। इसमें हमने यही मांग की है कि हिंदुस्तान में कमजोर मुस्लिम अक़लियत के साथ बहुत नाजेबा सलूक हो रहा है। उनके बारे में जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है, उन्हें काट दो, उनके टुकड़े टुकड़े कर दो, ये किसी असभ्य समाज में भी नहीं बोली जाती होगी। उत्तर प्रदेश सरकार का कोई कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता के कारण हुई कोई घटना या कोई दुर्घटना के लिए उस मामले को यूएनओ में ले जाने की बात करता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मानसिकता की बात है कुछ लोगों की, वो ऐसी बातें हैं उड़ा रहे हैं। हमारी सरकार ने तो जहाँ जहाँ अगर ऐसी घटना हुई है संवेदनशीलता से लिया है और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मुआवजा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में गाय काटने वालों को संरक्षण मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में गाय चरम सीमा पर कट रही है और पिछले हम कई साल से सरकार से ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, सड़कों पर उतर के कह रहे हैं कि इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। अगर इस तरीके की फिर भी घटनाएं रोज हो रही हैं, चाहे कहीं भी हो रही हो, तो क्या सरकार का अंकुश है? इसका मतलब सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी समझ में नहीं आ रही है। उनकी खामोशी कहीं न कहीं इशारा कर रही है, कहीं उनकी मौन सहमत तो इन बयानों के साथ नहीं। दादरी मामले पे हम लोगों ने बोला, हम सब उन्हीं के मंत्रालय के, उनके कैबिनेट के मंत्री हैं। होम मिनिस्टर साहब ने कहा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा, तो ये प्राइम मिनिस्टर ही की आवाज है जो हम बोल रहे हैं। स्वर्गीय बुजुर्ग अखलाक का एक बेटा सरताज एयरफोर्स में नौकरी करता है। अपने पिता की मौत और उसके बाद पूरे इलाके में बदले हालात के बाद सरताज का क्या कहना है, क्या सोचना है? सरताज कहते हैं कि जो कभी अपने थे उन्होंने ही भरोसे का कत्ल किया है। सरताज से बात की मेरी सहयोगी पायल ने। एक अफवाह ने किस तरीके से एक परिवार को बिखेर दिया, ये हम सब ने दादरी में देखा। जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। उसी परिवार के एक शख्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, अखलाक के बेटे सरताज हमारे साथ है। सरताज, जो कुछ भी हुआ दादरी में वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है, लेकिन अब आगे किस तरीके से आपको अब भी डर लगता है क्या? बस अपने गांव गए आप? जी, मैं 1 घंटे के लिए गया हूं क्योंकि प्रायोरिटीज़ मैंने अपने भैया को दी है। वो बस ठीक हो जाए तो बाकी आगे देखा जाएगा क्या होगा। दहशत तो है इस वजह से कि जो पड़ोसी लोग थे उन्होंने ही ये काम किया, जिन पर विश्वास है। एक खून हुआ है जो 70-80 साल से चला आ रहा है भरोसा, उसका एक पल में खून हो गया तो भरोसा जो है वो बन नहीं पाएगा, आराम से नहीं बन पाएगा। दानिश आपके भाई उस समय वहाँ मौजूद थे, उनकी हालत अब कैसी है? आईसीयू में भर्ती हैं वो? जी हाँ, आप लोग ने बहुत मैं आप मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जो मेरी आवाज़ को देश की जनता तक रूबरू कराया है और उन्होंने पूरी देश ने मेरे भाई के लिए प्रे किया है। उसकी वजह से अभी भाई की कंडीशन में सुधार हो रहा है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसके तबीयत को और सुधार करेगा, पूरी तरीके से ठीक कर देगा। क्या दानिश को पता है कि उनके पिता इस दुनिया में नहीं है?
अभी मैंने इस बारे में कुछ बात नहीं की है और ना ही मैं बताना चाहता हूँ और मीडिया से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस तरह की खबरें ना सुनाई जाएं। अगर उसको थोड़ा सा भी कहीं से आभास हुआ तो उसकी ज़िंदगी को दोबारा ख़तरा हो सकता है। सरताज, ये बताइए कि आप काफ़ी समय से वहाँ रहा करते थे, किस तरह आपके जो आस पड़ोस थे वो कौन लोग थे, किस तरीके के लोग थे? क्या आपको कभी भी ऐसा लगा था कि इस तरीके की घटना वहाँ पे हो सकती है? कभी नहीं लगा मुझे। मैं हमेशा बेसुकून के साथ रहता था और सुकून था मुझे कि हाँ, मैं ऐसे माहौल में हूँ जहाँ नहीं हो सकता। ये आपको लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो नेता जो लोग आ रहे हैं आपके घर में सिर्फ सियासत के लिए आ रहे हैं? जी, मैं ये नहीं कह सकता सियासत के लिए आ रहे हैं या, लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि कोई आ रहा है, कोई बहुत ऊपर से भी आ रहा है, तो मुझे मेरा दुख बांट रहा है, मेरे संकट की घड़ी में खड़ा हो रहा है। तो अच्छा ही है कि भाई लोग ऊपर तक आ रहे हैं, लेकिन मैं विनती करता हूँ कि लोग इस मुद्दे पर सियासत ना करें जिससे कि समाज में और तनाव फैले या फिर ऐसी घटना दोबारा हो। जिस पड़ोस के लोगों पर विश्वास था, भरोसा था, उन्होंने ही भरोसे का कत्ल कर दिया है। अब माहौल में दहशत है, दोबारा वहां जाने के बारे में सोचना पड़ेगा। सरताज के इंटरव्यू से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आती हैं जो दादरी की इस तस्वीर को, बिसाहड़ा की इस तस्वीर को साफ करती हैं। आज इंडिया 9 बजे में फिलहाल इतना ही।